नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल के चुनावी प्रचार में व्यस्त है बीजेपी और कांग्रेस के नेता। भाजपा से सीएम धामी ने संभाली कमान तो कांग्रेस से हरदा ने संभाला मोर्चा, अपनी अपनी जीत का दावा। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां हुई पूरी। कल देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित किए जाएंगे भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी कर सकते हैं कई घोषणाएं। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग बजट खर्च में सबसे अव्वल, लेकिन एजुकेशन में फिसड्डी हाल। पीजीआई रिपोर्ट में खुलासे के बाद उठे सवाल, आखिर कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। और कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चंद्र ग्रहण के चलते बंद रहे मंदिरों के कपाट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा चुनाव के प्रचार में इन दिनों प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के नेता सर्दी के मौसम में खूब पसीना बहा रहे हैं। भाजपा ने हिमाचल चुनाव में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान में शिरकत करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल जुटाया। जबकि इससे पहले सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया। प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी विधायक और पदाधिकारियों को चुनाव प्रचार में डटे रहने के निर्देश भी दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशियों के हक में जनता का समर्थन जुटाया। इसके साथ ही भाजपाई पार्टी की जीत का दावा करते हुए दिखाई भी दिए हैं। वहीं हिमाचल चुनाव को लेकर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में हिमाचल का चुनावी सियासी रंग उत्तराखंड के नेताओं पर खूब चढ़कर बोल रहा है। अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हिमाचल में लग रही नेताओं की दौड़ पर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर चुटकी भी ले रहे हैं। अब उत्तराखंड के भाजपा नेताओं के हिमाचल पर प्रचार प्रसार पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि राज्य में भाजपा नेताओं के लिए कोई काम नहीं बचा, इसलिए वो हिमाचल में व्यस्त है। गरिमा का यह भी मानना है कि भाजपा को हिमाचल का मिथक डरा रहा है। गरिमा दसौनी ने इस बयान पर भाजपा ने पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल की जनता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नकारने का काम करेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि कोई कामकाजी नेता है नहीं, इसलिए उनकी चूलें भी हिली हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते बौखलाए हुए हैं वो कि वहाँ मिथक है कि 5 साल एक की सरकार और 5 साल दूसरे की सरकार, इसको चलते भी वो घबराए हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो उनको कवायद करने की ज़रूरत भी है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल चुनाव में, क्योंकि उत्तराखंड का हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, उनकी और हमारी सामाजिक और भौगोलिक कई समानताएं मिलती हैं। इस पर हमारे प्रदेश के करीब 70 से 80 लोग वहां पर चुनाव के काम में जुटे हुए हैं। करीब 1.5-2 महीने पहले से ही हमारे वरिष्ठ कुछ कार्यकर्तागण जो वहां पर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वहां पर काम में लगे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य कल यानी कि 9 नवंबर को 22 साल का हो जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां पुलिस लाइन में लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कल देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल राज्य के लिए कई घोषणाएं भी कर सकते हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। 2000 में बना उत्तराखंड कल अपना 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस लाइन में, जहाँ राज्य स्थापना दिवस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और भव्य तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ पर भव्य तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। और कल राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और आम जनता के लिए भी यहाँ पर एंट्री फ्री है और आ सकते हैं देखने के लिए राज्य स्थापना दिवस पर। और कल राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य तरीके से पुलिस लाइन ग्राउंड में
राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कल राज्य स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ खास घोषणाएं भी यहां पर कर सकते हैं और देखिए किस तरह से यहां पर राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही हैं और कल पूरे भव्य तरीके से यहां पर राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। और अब बात करते हैं हमारे आज के एक स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो उम्मीद जताई गई थी कि उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब नए आयाम गढ़े जाएंगे। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उत्तराखंड को 22 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर किए गए सर्वे में उत्तराखंड फिसड्डी साबित हुआ है। देखिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नाकामी को लेकर पड़ताल करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नाकामी का एक ऐसा सर्वे प्रदेश की जनता के सामने आया है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार उत्तराखंड शिक्षा विभाग किस ओर जा रहा है। दरअसल केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-2021 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उत्तराखंड 35वें नंबर पर पहुंच गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग साल दर साल बेहतर प्रदर्शन करने की बजाय खराब प्रदर्शन करते हुए लगातार पीछे होता जा रहा है। किन किन मानकों पर ये सर्वे हुआ है और किन मानकों से सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी है, ये भी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जो सर्वे पीजीआई का सामने आया है उसमें 1000 नंबर में से उत्तराखंड के महज 719 नंबर मिले हैं। पीजीआई के सर्वे में उत्तराखंड कहां पर फिसड्डी साबित हुआ है, इसे समझने के लिए रिपोर्ट को 2 भागों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पहले भाग में उस परिणाम की बात करते हैं जो सीधे छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। पीजीआई के सर्वे में उत्तराखंड के छात्रों की क्षमता सीखने की कितनी है, इसको लेकर भी सर्वे किया गया, जिसमें उत्तराखंड को 180 नंबर में से 148 नंबर मिले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि लर्निंग आउट के क्षेत्र में उत्तराखंड के छात्रों ने सामान्य प्रदर्शन किया है। पीजीआई के सर्वे में भी ये देखा गया कि उत्तराखंड के छात्रों की पहुंच से स्कूल कितने दूर है। इसको लेकर भी 80 नंबर के आधार पर उत्तराखंड को 69 नंबर मिले हैं। यानी कि छात्रों के घर के नजदीक स्कूल कितने दूरी पर है, इसमें भी उत्तराखंड का कोई खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छात्रों के नजदीक स्कूल ज्यादा है, ये पीजीआई का सर्वे बताता है। स्कूलों में छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो 150 नंबर में से उत्तराखंड को 118 नंबर हासिल हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। गरीब छात्रों और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए सरकार की तरफ से उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है, इसमें भी उत्तराखंड को 150 में से 118 नंबर हासिल हुए हैं। लेकिन अब बात उस बिंदु की करते हैं जिसमें उत्तराखंड को सबसे ज्यादा निराशाजनक नंबर हासिल हुए। शिक्षा विभाग का जिस तरीके से प्रबंधन स्कूलों में होना चाहिए, उसमें उत्तराखंड को 360 नंबर में से महज 170 नंबर हासिल हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड का प्रदर्शन पूरी रिपोर्ट में निराशाजनक सामने आया है और देश भर में उत्तराखंड 35वें नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट का सारांश निकाले तो शिक्षा विभाग का प्रबंधन स्कूलों में बेहद खराब दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीजीआई की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड के शिक्षकों के निशाने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी है, क्योंकि स्कूलों में प्रबंधन की जिम्मेदारी का ठीकरा शिक्षक अधिकारियों पर ही फोड़ रहे हैं। तो कुछ शिक्षकों की अनावश्यक रूप से दूसरे कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर भी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक कैसे एक दूसरे पर इस पूरे मामले को लेकर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड का शिक्षा विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी स्कूलों की बदहाली को लेकर तो कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कभी छात्रों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठे तो कभी शिक्षकों की लापरवाही को लेकर। लेकिन अब पीजीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद पूरे शिक्षा सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन अभी भी शिक्षक अपने अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इंडेक्सेस निकल रहे हैं, चाहे वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट हो या ये पीजीआई की रिपोर्ट हो, तो उत्तराखंड एक प्रकार से अपने अब तक के न्यूनतम स्तर पर है। जो शासकीय प्रबंधन है उसमें उत्तराखंड की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा विभागीय ढांचा है उसमें हमारे अधिकारी महोदय जो भी जितने भी हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हितधारक हैं, ये समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं और समय पर निर्णय न लेने के कारण मामले न्यायालयों में जा रहे हैं। तो अनिर्णयता, जो शासकीय प्रबंधन है उसकी कमजोरी, ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जो उत्तराखंड की शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो है गर्त की ओर ले जा रहे हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं उसका जो शैक्षिक स्तर है उसको अच्छा बनाने के लिए प्रदेश के अंदर विद्यालय शिक्षा में 2 संवर्ग है, एक प्रशासनिक संवर्ग है, एक शैक्षिक संवर्ग है। संगठन का ये कहना है कि शिक्षकों को जो 220 दिन निर्धारित है तो वो विद्यालयों में पढ़ाने का मौका दिया जाए, लेकिन हो ऐसा रहा है कि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अन्य विभागों के कार्य भी सौंपे जा रहे हैं, उसको बहुउद्देशीय कार्मिक बना दिया गया है, जिसके कारण शैक्षिक संप्राप्ति में कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है। पीजीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है, बेशक उत्तराखंड शिक्षा विभाग की पोल खोलने का काम कर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि जो हमारा कोविड पीरियड रहा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे इंटीरियर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उतना हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पाए, क्योंकि देखिए पूरे 2 साल रहा है तो 2 क्लास जंप करके बच्चे गए हैं। तो इस तरीके से हमारा, मुझे लगता है कि ये भी हमारा एक रीज़न रहा है। और दूसरा, जो हम लोग ऑनलाइन नहीं चला पाए बहुत अच्छे से, वो भी रहा है। और कमियां तो हुई हैं इसमें, हमको भी बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम 35वें में आ गए हैं। तो आगे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से करते हैं। देखिए, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया थे, अलग अलग पैरामीटर्स थे। उसमें जो मुख्य रूप से हम जिसमें पीछे छूटे हैं वो हमारा जो आईटी का, मतलब यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशनल सिस्टम, या हम कहें ऑनलाइन सिस्टम जो हमें बनाना है, चाहे ट्रांसफ़र का है, चाहे अटेंडेंस का है, चाहे एनरोलमेंट का है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए। और दूसरा, उसमें हमारा जैसे जो हेडमास्टर्स हैं, हेड टीचर्स हैं, उनकी भी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, उस वजह से भी हमें कम मार्क्स मिले हैं। तो ये 2 मुख्य कारण रहे। पीजीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे हर कोई हैरान है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रिपोर्ट आने के बाद परेशान हैं कि क्या वाकई उत्तराखंड का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि उत्तराखंड 35वें स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जिस तरह से शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट में सबसे कम नंबर आए हैं, उससे शिक्षकों के निशाने पर अधिकारी आ गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार कैसे शिक्षा विभाग अब प्रबंधन को दुरुस्त करने का काम करता है, ताकि आगे जो सर्वे होंगे उसमें उत्तराखंड बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सके। पीजीआई के रिपोर्ट में जिस तरीके से उत्तराखंड शिक्षा विभाग की पोल खुल गई है, वहीं दूसरी तरफ एक और पहलू पर नजर दौड़ाई जाए तो समझ में आएगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से शिक्षा विभाग पर जमकर बजट खर्च होता है। उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग का प्रदर्शन निराशाजनक है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड शिक्षा विभाग उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है और प्राइवेट स्कूलों की भरमार लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बात का आत्मचिंतन भी विभाग को करना होगा कि कैसे शिक्षा विभाग की खोई हुई साख को वापस लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बड़े पहलू पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग पर दिल खोलकर बजट खर्च करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड सरकार का जो सालाना बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पर ही खर्च किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 की ही अगर बात की जाए तो 65,000 करोड़ का बजट प्रदेश के विकास को लेकर धामी सरकार ने पास कराया, जिसमें से 10,000 करोड़ का बजट शिक्षा विभाग के लिए पास किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक 10,000 करोड़ के बजट में से 90% बजट शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतन, अधिकारियों और कार्मिकों के वेतन पर जाता है। उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। आंकड़ों पर गौर फरमाए तो वर्तमान में उत्तराखंड में 16,335 स्कूल है, जिनमें 9,19,303 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
शिक्षकों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 57,129 शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, समग्र शिक्षा अभियान से भी उत्तराखंड को केंद्र सरकार से काफी बजट मिलता है। लेकिन इतना बजट खर्च होने के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है कि बधाई दी जानी चाहिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को, सारा श्रेय उनको जाता है। उत्तराखंड को इतने ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया उन्होंने सिर्फ अपनी थोती और ओछी बातों से। आप पड़े रहोगे मदरसों के पीछे और पीछे से आपकी नाक के नीचे सरकारी स्कूलों का या शिक्षा का ये हाल हो गया कि हम 35वें पायदान पर लुढ़क गए। कुछ अपने गिरेबान में भी झांकिए हुजूर। जब जांच और पड़ताल या कार्रवाई होनी चाहिए तो वो गवर्नेंस के बेसिस पर होनी चाहिए, धर्म के बेसिस पे नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष इंटरनेट पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में सवाल अब सत्ता पक्ष पर भी खड़ा होता है कि जब केंद्र और उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है तो इंटरनेट ही क्यों बहाना बनाया जा रहा है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आई है, हम मान सकते हैं कि ये रिपोर्ट आई, लेकिन जो रिपोर्ट अंदर आप उसको पढ़ेंगे तो हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क क्यों पहाड़ी राज्य है और कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हैं, जो रिपोर्ट में बताया गया है वो किसी शिक्षा से मतलब पढ़ाने से लेकर के की समस्या नहीं है, क्योंकि कोई योजना आई है उसका अपलोड नहीं हो पाया या समय पे उसका वहाँ पे रिपोर्ट नहीं जमा कर पाए, क्योंकि सर उस पे मोबाइल नेटवर्क पे हो रहा है, जिसकी हमारे राज्य में बहुत बड़ी समस्या है। यही इसी कारण हमारी रिपोर्ट जो जमा नहीं हो पाई, इस कारण हमारा राज्य जो रिपोर्ट आई वो इस कारण खराब आई। तो देखा आपने, उत्तराखंड में जमकर शिक्षा विभाग पर बजट तो खर्च हो रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पटरी से बाहर होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए जहां शिक्षा विभाग को आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार को भी गंभीरता से विचार करना होगा ताकि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की स्पेशल रिपोर्ट। और यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। साल का आखिरी स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भक्त हरिद्वार पहुंचे, जहां पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने की वजह से सूतक काल भी लगा रहा, जिसकी वजह से धर्मनगरी के मंदिरों के कपाट भी दिन भर बंद रहे। भारत में चंद्र ग्रहण शाम 5:20 से शुरू हुआ और शाम 6:20 तक रहा। यही वजह है कि सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हुआ, जिस वजह से मंदिरों के कपाट भी बंद रखे गए। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों के कपाट खोले गए और पूजा अर्चना भी की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने बताया कि ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण काफी प्रभावशाली माना जा रहा था। राहु का संचरण चल रहा है और उसी में चंद्रमा का प्रवेश हुआ है। कार्तिक अमावस्या को सूर्य ग्रहण था और आज कार्तिक पूर्णिमा को संध्या काल में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का ये विधान है कि जितना हो सके मनुष्य को सूतक काल में भोजन आदि से बचना चाहिए और भगवान शिव अथवा चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। चंद्रमा का ग्रहण जब प्रारंभ होता है तो उससे 9 घंटे पहले सूतक लगता है और खास करके ग्रहण काल में जप और पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई भी अग्नि से संबंधित कार्य भी नहीं करना। वहीं टनकपुर के शारदा घाट पर भी श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान किया है। भारी तादाद में भक्त शारदा घाट पर पहुंचे और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। घाटों पर मौजूद स्थानीय प्रशासन ने घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सभी इंतजाम किए हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम थे। स्नान करते वक्त श्रद्धालुओं को नदी की गहराई में जाने से भी मना किया गया था। मौजूद है, श्रद्धालुओं गहराई में जाने से मना किया जा रहा है, इसलिए बैरिकेडिंग लगा दी है। तो बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं, घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिमला दौरे पर रहे। इस दौरान गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की।
वहीं सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर हल्द्वानी में भी गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के उपासक पहुंचने लगे और कीर्तन दरबार सजाए गए, जहां भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में कीर्तन दरबार सजाए गए, जिसमें लोगों ने मत्था टेककर अरदास की। कीर्तन के जरिए गुरु नानक जी के बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने का संदेश भी दिया। 553वीं जयंती है, गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है, जो गुरु नानक देव जी ने किरत करो नाम जपो वंड छक्को के उद्देश्य से चालू करी थी। गुरु नानक देव जी के दो साथी, एक हिंदू बालाजी, एक मुसलमान मर्दाना जी, तीनों संप्रदायों को साथ लेके जो सेवा करी थी, वो सेवा आज हमारे कोरोना काल में गुरु का लंगर खुल के ऐसे सामने आया, जिस टाइम विपत्ता में कोई रास्ता इंसान को नहीं दिख रहा था। आज 553वां गुरु पर्व है और मैं पूरी शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सिख धर्म है उसका सबसे बड़ा असूल है सेवा करना, और सेवा सब लोग करते रहे। वहीं लक्सर के अखोड़ा कला गांव में मामूली कहासुनी के चलते भांजे की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि खुलासे में बताया गया कि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या में इस्तेमाल किया गया कारतूस और एक खोखा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शादी समारोह में डीजे पर नाचने के दौरान विवाद हुआ था। शिव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना हुई थी, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था और प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु। इस क्रम में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में टीम को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है, जिनके नाम क्रमशः रजनीश और ऋतिक हैं। रजनीश रजनीश पुत्र नाथीराम सहारनपुर का निवासी है और ऋतिक पुत्र जगवीर अकोड़ा कला का ही निवासी है। वहीं हल्द्वानी के बेल बाबा के पास जंगल में एक साधु का शव बरामद किया गया है। लोगों ने शव को पेड़ से लटका हुआ देखा, जिसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी भानुगिरी के रूप में की है। पुलिस मौत के कारणों को तलाश रही है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। हिमाचल के चुनावी प्रचार में व्यस्त है बीजेपी और कांग्रेस के नेता। भाजपा से सीएम धामी ने संभाली कमान तो कांग्रेस से हरदा ने संभाला मोर्चा, अपनी अपनी जीत का दावा। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां हुई पूरी। कल देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित किए जाएंगे भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी कर सकते हैं कई घोषणाएं। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग बजट खर्च में सबसे अव्वल, लेकिन एजुकेशन में फिसड्डी हाल। पीजीआई रिपोर्ट में खुलासे के बाद उठे सवाल, आखिर कब सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। और कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार में उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। चंद्र ग्रहण के चलते बंद रहे मंदिरों के कपाट।